नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, सहायक प्राध्यापक एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेमेस्टर 3 सीसी 11 के छात्रों के लिए चर्चा करने यहां उपस्थित हैं। सेमेस्टर 3 में पत्रकारिता, मीडिया एवं जनसंचार विषय के अंतर्गत प्रमुख पत्रकारों का अध्ययन करना है और इस क्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रकारिता के कुछ पक्षों से हम लोग परिचित हो चुके हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता, हिंदी समाज, भारतीय राजनीति, हिंदी नवजागरण, इन सब के बहुत बड़े नाम हैं। यहां यह कहना बहुत अनुपयुक्त नहीं होगा कि जैसा एक किताब है मदन मोहन मालवीय नवजागरण का लोकवृत्त, समीर पाठक जो नवजागरण के बहुत गंभीर अध्येता हैं, उनकी किताब है और मालवीय जी महाराज पर केंद्रित उस किताब में उन्होंने एक प्रसंग का उल्लेख किया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका निकालते थे, उसके लिए युवावस्था में मदन मोहन मालवीय ने एक समस्या पूर्ति भेजी थी और राधिका रानी पर जो समस्या पूर्ति उन्होंने लिखी वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को बहुत पसंद आई और वह सवैया पढ़कर हरिश्चंद्र प्रसन्न हुए थे और मालवीय जी को उन्होंने लिखा कि आप अपना पूरा परिचय भेजें, क्योंकि मालवीय जी उसमें मकरंद नाम से कविता करते थे। मालवीय जी ने हरिश्चंद्र को प्रत्युत्तर दिया और कहा कि मेरा नाम मदन मोहन है, मैं जाति का ब्राह्मण हूं, वर्तमान में प्रयाग में रह रहा हूं और साहित्य क्षेत्र में आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। धीरे धीरे मालवीय जी का विकास हुआ। एक बड़े महापुरुष के रूप में वो हमारे सामने तो आते ही हैं, पर पत्रकारिता के क्षेत्र में मालवीय जी के योगदान के बारे में उल्लेख करें उससे पहले थोड़ा उल्लेख काला कांकर के राजा रामपाल सिंह का भी कर लेना चाहिए। भारती मिश्र जी ने प्रज्ञा पत्रिका में अपना जो लेख लिखा है पत्रकारिता के अजस्र स्रोत पंडित मदन मोहन मालवीय, उसमें उन्होंने राजा रामपाल सिंह का जिक्र किया है और बताया है उन्होंने कि राजा रामपाल सिंह उस समय विदेश से लौटे थे और वहीं उन्होंने एक यूरोपियन महिला से विवाह कर लिया था। अब एक राजा जो यूरोप की महिला से विवाह कर ले तो उसके बारे में आमतौर पर लगता है कि बहुत सुख भोग विलास इन सब में डूबे रहते होंगे, लेकिन राजा रामपाल सिंह एक विचारशील मस्तिष्क और देशभक्त हृदय के स्वामी थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूरी गंभीरता से वह अपनी आवाज उठाते थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजा रामपाल सिंह का व्यक्तित्व
पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों का समन्वय था। विदेश तो उन्होंने देख ही रखा था, पर भारत की हकीकत उनसे छिपी हुई नहीं थी। पराधीन अवस्था में भारतीय जनता की जो स्थिति थी, भारतीय जनता के आंसू उनसे छिपे नहीं थे। और वह जानते थे कि जब तक भारत अपनी भाषा में अपनी बात कहना नहीं सीखेगा तो वह गूंगा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने एक साप्ताहिक पत्र निकालना प्रारंभ किया जिसका नाम था हिंदुस्तान। और उनकी महत्वाकांक्षा थी कि यह पत्र दैनिक पत्र बने, और इसके लिए एक योग्य व्यक्ति की तलाश वह कर रहे थे। राष्ट्रीय महासभा के मंच पर उनकी भेंट होती है पंडित मदन मोहन मालवीय से। और इससे पहले जो मालवीय जी की छवि थी उनके मन में, तो वो लगता था कि यह धृष्टता करने वाला युवक है, क्योंकि केंद्रीय हिंदू समाज की जो बैठक हुई थी उससे जो मुलाकात हुई थी उससे यही छवि उनके दिमाग में थी। पर राष्ट्रीय महासभा में जो मालवीय जी से मुलाकात हुई तो उन्हें लगा कि जिसे वह कांच का टुकड़ा समझ रहे थे वह तो हीरा है। और उन्होंने मालवीय जी से कहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। मालवीय जी उसमें अध्यापक थे और मेरे हिंदुस्तान पत्र का संपादन करें, देश की सेवा करें और वकालत की पढ़ाई करें। मैं आपको 200 रुपए मासिक दूंगा। अब ये नौकरी छोड़ने का जो प्रश्न है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। जिस किताब का मैंने जिक्र किया, समीर पाठक की किताब मदन मोहन मालवीय नवजागरण का लोकवृत्त, उसमें उद्धृत है मालवीय जी की गरीबी का जिक्र है। उसमें किस प्रकार उनका प्रारंभिक जीवन बहुत गरीबी में बीता था, अर्थाभाव में बीता था। और इसका उल्लेख खुद मालवीय जी ने राम नरेश त्रिपाठी से अपनी बातचीत में किया है। मालवीय जी ने बताया है कि जब बीए की परीक्षा उन्होंने पास की तो उनके घर में गरीबी बहुत थी। घर के प्राणियों को अन्न वस्त्र का भी दुख था। बहुत मामूली सा घर में एक गाय, मां अपने हाथ से सानी देती, गोबर उठाती, घर की स्त्रियां आधा पेट खाकर संतोष करती और फटे हुई धोती सीकर जीवन निर्वाह करती। तो जब मालवीय जी ने बीए की परीक्षा पास कर ली तो उनकी इच्छा थी कि अपने बाबा और अपने पिता के समान वो भी धर्म कथा कहें। धर्म का प्रचार प्रसार करने की उनकी बड़ी इच्छा थी। बचपन में जब एक बार पिताजी ने उनसे कहा था कि तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई थी यह सुनकर। लेकिन एक तरफ घर की गरीबी थी और दूसरी तरफ धर्म प्रचार की इच्छा। और उन्हीं दिनों जिस स्कूल में मालवीय जी ने पढ़ाई की थी, गवर्नमेंट स्कूल, उसमें अध्यापक की एक जगह खाली हुई। मालवीय जी के चचेरे भाई पंडित जय गोविंद जी उसमें मुख्य अध्यापक थे। उन्होंने सोचा कि मालवीय जी कोशिश करें कि इस विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्त हो जाएं। लेकिन मालवीय जी ने उनसे मना कर दिया और कहा कि मैं धर्म का प्रचार करना चाहता हूं। और तब उनके चचेरे भाई जय गोविंद जी ने यह बात मालवीय जी की मां को बताई कि एक नौकरी लग सकती है पर इसकी इच्छा नहीं है।
और तब मालवीय जी की मां उनसे कहने आई, और जैसे ही मां आई उनके पास यह आग्रह लेकर, और मालवीय जी ने अपनी मां को देखा, उनकी मां की आंखें डबडबाई हुई थीं, और मां की डबडबाई आंखें देखकर उन्होंने कहा कि मां, तुम कुछ मत कहो, मैं यह नौकरी करूंगा। और यह नौकरी उन्होंने स्वीकार कर ली। और तब यह नौकरी लगी थी, और अब पुनः इस नौकरी को छोड़ने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। यद्यपि वेतन का तो जो सवाल था यहां, जो राजा रामपाल सिंह ने किया था, वो तो वेतन तो बहुत ज्यादा उन्होंने प्रस्तावित किया था, 200 रुपए। पहले 150 रुपए शायद मिलते थे, बाद में 200 रुपए हुआ था। अब यहां मालवीय जी की दुविधा एक दूसरी भी थी, क्योंकि मालवीय जी अपने चरित्र व्यवहार से कट्टर ब्राह्मण थे, किसी का छुआ अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे, पूजा पाठ नेम धर्म के बहुत पक्के थे। पर केवल इतना कहने से मालवीय जी की छवि फिर इकहरी खड़ी हो जाएगी, इसलिए यहां यह कह देना भी जरूरी लग रहा है कि दक्षिण भारत में जब गांधी जी अस्पृश्यता की लड़ाई लड़ने गए थे, जहां पेरियार भी थे, और वहां जब ब्राह्मणों से चर्चा की गांधी ने, और बहुत चर्चा के बाद भी वहां के ब्राह्मण मान नहीं रहे थे, वहां मंदिर के आसपास का एक मार्ग था, उस मार्ग पर चलने की मनाही थी अंत्यज जातियों की। और कमाल की बात यह थी कि विधर्मी अर्थात ईसाई मुसलमान आदि जा सकते थे उस रास्ते पर, पशु जा सकते थे, पर हिंदू कही जाने वाली जाति जिनके साथ अत्याचार होता था, अस्पृश्यता का व्यवहार जिनके साथ होता था, वह नहीं जा सकती थी उस मार्ग पर। और गांधी जी लड़ाई लड़ने गए थे, तो वह मालवीय जो खुद पक्के ब्राह्मण थे, उनके बारे में गांधी जी की क्या सोच थी, और निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में अंतर रहना चाहिए। मालवीय जी का मूल्यांकन उनकी सार्वजनिक सोच के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उनकी निजी जीवन पद्धति के आधार पर। जब बहुत सारे तर्क दिए गांधी जी ने दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए, और फिर भी ब्राह्मण नहीं माने, तो अंतिम प्रस्ताव यह दिया कि आप अपनी ओर से किसी विद्वान पंडित को रखिए शास्त्रार्थ करने के लिए, और इन अंत्यज जातियों के प्रतिनिधि रहेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय, वो शास्त्रार्थ करेंगे। और गांधी को पूरा भरोसा था कि मालवीय जी इन पंडितों को सही रास्ते पर ले आएंगे, शास्त्रार्थ में पराजित कर देंगे। पर वह इस चर्चा को अभी हम विराम दें, और चूंकि हमें लौटना है अपने मुख्य विषय मालवीय जी की पत्रकारिता पर, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनके सामने हिंदुस्तान पत्र के संपादन का प्रस्ताव राजा रामपाल सिंह ने रखा था, परंतु अपनी शर्तों से समझौता करने वाले मालवीय जी नहीं थे। कितना बड़ा प्रस्ताव उनके सामने रख दिया जाए, पर अपने सिद्धांतों से समझौता मालवीय जी नहीं कर सकते थे। राजा साहब के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि राजा साहब पश्चिम से लौटे थे, विलायती पत्नी, यूरोपियन पत्नी थी, खाने पीने का विचार न करते थे, सबके साथ खाते थे, सबके साथ पीते थे। पश्चिम से लौटे थे तो मदिरापान भी करते थे। और मालवीय जी एक तरफ कि किसी का छुआ अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे।
बहुत सोच विचार के बाद मालवीय जी ने यह प्रस्ताव रखा कि मैं हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन कर सकता हूं, परंतु एक शर्त है कि जिस समय आपने मदिरा पी हो उस समय आप मुझसे कोई बातचीत न करें, और आप भले मालिक हैं पर मदिरा पान की अवस्था में आप मुझे अपने पास बुला भी नहीं सकते हैं। अब इसकी तुलना करें हम लोग अपनी प्रवृत्ति से कि थोड़े लोभ लाभ के लिए हम लोग कहां तक दौड़ जाते हैं, और मालवीय जी अपने होने वाले मालिक से निर्दयता पूर्वक यह शर्त रख रहे हैं कि आपने जब मदिरा पान किया हुआ हो तो आप न मुझसे बातचीत करें न मुझे अपने पास बुलाएं। यह है एक संपादक का साहस, जिसकी आशा हम आज के संपादकों से भी करते हैं। पत्र के मालिक मुख्तार भले दूसरे हों, पर साहस यह होना चाहिए संपादक में कि वह अपनी नीति से, अपनी नीयत से समझौता न करे। मालवीय जी बहुत गरीब घर से थे पर अपनी आत्मा को बेच से नहीं सकते थे। जिस सिद्धांतों को वह मानते थे उसे समझौता नहीं कर सकते थे। अब राजा साहब की भी सोचे कि राजा साहब अपने लिए संपादक ढूंढ रहे थे और मालवीय जी ने उनके सामने ही शर्त रख दी, लेकिन शर्त मानी राजा साहब ने। और फिर मालवीय जी ने अपनी नौकरी छोड़ी और काला कांकर जाकर उन्होंने हिंदी दैनिक हिंदुस्तान का संपादन प्रारंभ कर दिया, और हिंदी का पहला दैनिक था वो। तो इस प्रकार से मालवीय जी की पत्रकारिता का प्रारंभ एक संपादक के रूप में हुआ। और जब मालवीय जी के व्यक्तित्व का मेल हुआ हिंदुस्तान पत्रिका से, तो हिंदुस्तान पत्रिका का प्रचार प्रसार बहुत बढ़ गया। 6 दिन मालवीय जी काला कांकर में रहते थे और एक दिन प्रयाग आ जाते थे। कि अभी ध्यान आ गया कि इलाहाबाद का नाम बदलकर फिर से प्रयागराज कर दिया गया है। तो खैर, तो मालवीय जी ने उसमें लेख लिखना भी शुरू किया, उसका संपादन भी शुरू किया। विभिन्न विषयों पर उनके संपादकीय प्रकाशित होने लगे और बहुत महत्वपूर्ण संपादकीय, बहुत शक्तिपूर्ण संपादकीय, जो अपने आसपास अपने समय की गंभीर समस्याओं पर वह विचार करते थे। और जो मालवीय जी की लिखने की शैली थी कि बिना बहुत चोट पहुंचाए वह सही जगह पर हाथ रख देते थे, और इस कारण हिंदुस्तान की लोकप्रियता बहुत बढ़ने लगी, जनता के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी। और यहां एक और विशेषता का उल्लेख करना चाहता हूं कि मालवीय जी अशुद्धि के प्रति बहुत सचेत रहते थे। अपने ही लिखे को या दूसरे के लिखे को बार बार सुधारते थे। और उस जमाने में जो प्रिंटिंग की तकनीक थी वो बहुत अलग थी आज से। आज के जैसा कंट्रोल डिलीट कॉपी पेस्ट ये सब तो तरीका उपलब्ध नहीं था। तो जो प्रिंटिंग करने वाले हुआ करते थे, मुद्रित करने वाले होते थे, उनको बहुत समस्या भी होती थी, क्योंकि मालवीय जी बार बार जब मशीन पे लेख छपने चला जाता था, उसके फर्मे पहले फर्मे तैयार होते थे, जो भी लिखना उसका फर्मा पहले छपता था, फर्मा तैयार होता था, उसके हिसाब से प्रूफ रीडिंग होती थी, और फिर फर्मा तैयार हो जाए तो उसके उस लेख छपता था।
लेकिन मालवीय जी इतना संशोधन कर देते थे कि जिससे मुद्रण करने वाले भी घबराते थे। लेकिन इतने परिश्रम का ही फल था कि मालवीय जी के अपने लेख और हिंदुस्तान पत्रिका में छपने वाले दूसरे लेख बहुत लोकप्रियता प्राप्त करते थे। 2.5 वर्षों तक मालवीय जी ने हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया। मालवीय जी के सानिध्य से राजा साहब पर भी प्रभाव तो पड़ा था, परंतु जो जीवन शैली है वह तो अचानक बदल नहीं सकती। और शर्त याद होगी कि भाई मदिरा के समय, मदिरापान के समय राजा साहब बुला नहीं सकते थे। उर्वशी और पुरूरवा के बीच भी जो शर्त थी वो भी अचानक ध्यान आ रहा है कि कैसे उर्वशी छोड़ के चली गई थी पुरूरवा को शर्त भंग होने पर। ठीक वैसे ही एक दिन राजा साहब ने उस समय मालवीय जी को बुलवा लिया। एक आवश्यक विचार विमर्श करना था, परंतु उस समय उन्होंने मदिरा पान किया हुआ था। मालवीय जी ने उनसे विमर्श तो किया, पर जब बातचीत हो गई तो उन्होंने राजा साहब से कहा कि आज से मेरा अन्न जल आपके पास से खत्म, क्योंकि जो शर्त थी वह शर्त टूट गई, शर्त भंग किया। तो मैं अब यहां से चला जाऊंगा, आप अपने लिए किसी दूसरे संपादक की व्यवस्था कर लीजिए। और बल्कि कहा कि आपकी जो उदारता मेरे प्रति रही है, आपका स्नेह रहा है, वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। राजा साहब ने बहुत समझाया, पर मालवीय जी नहीं माने और छोड़कर चले आए। राजा साहब ने कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन पढ़ाई करो जाकर, और जितने दिन पढ़ोगे सारा खर्चा मैं दूंगा। तो बहरहाल मालवीय जी हिंदुस्तान पत्रिका छोड़कर चले आए। तो उनकी पत्रकारिता का यह पहला चरण हिंदुस्तान पत्रिका के साथ समाप्त होता है। जब वहां से लौटे तो उस समय का युक्त प्रांत, आज का जो उत्तर प्रदेश है, वहां से एक अंग्रेजी अखबार निकलता था, इंडियन ओपिनियन। उसमें उन्होंने हाथ बटाना शुरू किया पंडित अयोध्यानाथ जी का, और फिर इंडियन ओपिनियन को भी बहुत लोकप्रियता मिली। इसके बाद जो एक बड़ा मुकाम आता है मदन मोहन मालवीय की पत्रकारिता में, वह है उनका पत्र अभ्युदय। इसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। क्योंकि मालवीय जी की पत्रकारिता के कई पक्षों की चर्चा करनी है, तो आज की चर्चा को हम लोग विराम दे रहे हैं। हिंदुस्तान पत्रिका में उनकी भूमिका से। आशा है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।